नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात लाल पीले गठबंधन में फूट की, क्योंकि 27 अक्टूबर 2021 को जिस गठबंधन की नींव पड़ी वो अब आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी की दावत कबूल कर अखिलेश यादव को झटका दे दिया है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच दोस्ती का द एंड हो गया है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में न बुलाए जाने से नाराज थे। इसे लेकर राजभर ने अखिलेश को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वक्त पूरा होता उससे पहले ही राजभर ने खेल कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव ने डाली फूट, लाल पीला गठबंधन गया टूट। जयंत चौधरी को बुलाया उन्होंने, हमको नहीं बुलाया। ये क्या साबित करता है? न बुलाना ही कहीं न कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है। 72 घंटे से पहले खेल, मऊ से लखनऊ पहुंची राजभर में। क्या वो हमसे संपर्क करते हैं? वोट की जरूरत है कि नहीं है? 3 दिन तक इंतजार करेंगे। जिस गठबंधन को अखिलेश यादव ने गुलदस्ते का नाम दिया था, वो गुलदस्ता अब उजड़ गया है। क्योंकि पहले केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ा और अब ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है और सीएम योगी की दावत में जाकर अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि अब अखिलेश यादव के पास कहने के लिए सिर्फ जयंत चौधरी का साथ बचा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर आजमगढ़ और रामपुर चुनाव की, उसमें जो शिकस्त मिली, जो हार का सामना करना पड़ा है, उसके लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ही जिम्मेदार है। उनकी जो कार्यप्रणाली है वो जिम्मेदार है। जिस तरह से वो अपने फैसलों में गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको शामिल नहीं करते हैं, उसका नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर खुलेआम अखिलेश यादव को एक और झटका दे सकते हैं। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच वैसे तो झगड़े की नींव विधान परिषद के चुनाव के वक्त ही पड़ गई थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दोनों की दोस्ती में आखिरी कील साबित हुई। क्योंकि गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने जयंत को न्योता तो भेजा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। और इसी के बाद शुरू हो गया एक बड़ा सियासी खेल। क्योंकि अपनी अनदेखी से ओम प्रकाश राजभर इतने नाराज हुए कि उन्होंने अखिलेश को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने यशवंत सिन्हा को वोट दिलाने का जिम्मा लिया है, तो क्या वो हमसे संपर्क करते हैं? वोट की जरूरत है कि नहीं है? 3 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर 3 दिन के बाद नहीं आता है तो फिर अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने विधायकों से विचार विमर्श करके जैसा लोग डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन 3 दिन पहले होते उससे पहले ही राजभर ने सीएम योगी की बुलाई डिनर पार्टी में पहुंचकर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही है कि अगर गठबंधन धर्म निभाना सीखना है तो एनडीए से सीखिए कि जो लोग थे सहयोगी उन सबको बुलाया गया। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और उन्होंने समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया है और उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। जानकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर जयंत चौधरी को ज्यादा तरजीह देने से नाराज थे। इसका विरोध राजभर ने विधान परिषद के चुनाव के वक्त भी जताया था। तब राजभर ने कहा था कि 34 सीट पर चुनाव लड़कर 8 सीट जीतने वाले को राज्यसभा का इनाम मिला और 18 सीट लेकर 6 सीट जीतने वालों की अनदेखी की गई, जो कि ठीक नहीं। ताकतवर होते तो 8 सीट जीतने वाले को राज्यसभा बना दिया गया और 6 सीट जीतने वाले को एमएलसीओ भी नहीं दिया। तो हम ताकत में कहाँ हैं? 38 सीट पा करके वो 8 सीट जीते और 16 सीट में हम 6 सीट जीते। तुलना कर लेते तब भी समझ में आता।
दरअसल अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो अपने बेटे अरुण राजभर को एमएलसी बनाना चाहते थे, उन्हें टिकट तक नहीं दिया। और रही सही कसर राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर बैठक ने पूरी कर दी, जहां अखिलेश ने एक बार फिर जयंत को तरजीह दी और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। लेकिन जानकारों की माने तो इसमें ओम प्रकाश राजभर के कई बयान भी बड़ी वजह बने, जो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर दी। जैसे उपचुनाव की हार के बाद अखिलेश को एसी से निकलने की नसीहत देना, क्योंकि इस नसीहत के बाद अखिलेश ने भी राजभर से दूरी बना ली और दो टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी के सलाह की जरूरत नहीं। एसी में बैठ करके बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति करना शुरू किया। एक सीट बची यूपी में। दिल्ली में एसी में बैठ के कांग्रेस राजनीति करना शुरू किया। 2 सीट उत्तर प्रदेश में बची है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई अखिलेश और राजभर की दोस्ती का दी एंड हो गया है? क्योंकि राजभर भले ही सीएम योगी की दावत में शामिल हुए हों, लेकिन अभी तक गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं किया और न ही अखिलेश ने गठबंधन तोड़ने पर एक शब्द बोला। ऐसे में सबकी नजर 11 जुलाई की तारीख पर टिकी है, क्योंकि राजभर ने 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है वो 11 जुलाई को खत्म हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चाचा के चरखा दांव की, क्योंकि एक झटका अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने दिया है तो दूसरा शिवपाल यादव ने दिया है। क्योंकि योगी की दावत में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं पहुंचे, शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। लेकिन सवाल सिर्फ शिवपाल के पहुंचने का नहीं था, सवाल शिवपाल यादव के उस बयान ने खड़े कर दिए, क्योंकि जो शिवपाल विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश को मजबूत नेता बता रहे थे, वो अब उन्हें अपरिपक्व बता रहे हैं। चाचा का चरखा दांव, बीच मझधार में भतीजे की नाव। राजनीतिक परिपक्वता नहीं है तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे। योगी का साथ कबूल, सुधार ली 3 महीने पुरानी भूल। अखिलेश यादव की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे उस अभिमन्यु की तरह हो गई है, जिस पर विरोधी तो विरोधी अपने भी निशाने साध रहे हैं। क्योंकि जो शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को अपना नेता बता रहे थे, वो अब अखिलेश यादव को अपरिपक्व बता रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जब हमने अखिलेश को नेता मान लिया है तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने सीएम योगी की दावत में पहुंचकर राष्ट्रपति चुनाव के मोर्चे पर भी बड़ा झटका दे दिया। क्योंकि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में शिवपाल यादव के जाने से सपा के पास सिर्फ 110 विधायक बचे हैं, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी के 8 विधायक मिला दें तो ये 118 होते हैं। क्योंकि राजभर भी अखिलेश से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे। शिवपाल यादव ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इस बार शिवपाल यादव ने खुले शब्दों में कहा कि ये अखिलेश यादव में परिपक्वता की कमी है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का ये हाल हो गया है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनते बनते रह गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बात आजमगढ़ और रामपुर के नतीजों की करें तो वहाँ पर भी यही परिपक्वता की कमी देखी जा सकती है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास से भरे थे, इसे कह सकते हैं, और वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी वहां पर नहीं गए। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा विधानसभा चुनाव के ठीक बाद खोल दिया था। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी तो उसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं भेजा था, जिसके बाद शिवपाल यादव ऐसे बागी हुए कि हर मोर्चे पर उन्होंने अखिलेश और समाजवादी पार्टी का विरोध किया। फिर चाहे विधानसभा में समाजवादी पार्टी से अलग सीट कराने की बात हो या फिर आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात करने की बात, शिवपाल यादव ने हर वो काम किया जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ जाए। क्योंकि बीच में शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने की भी चर्चा थी, जिस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा उनके चाचा को जल्दी क्यों नहीं ले लेती।
भतीजे की ये बात चाचा को ऐसी चुभी कि उन्होंने अखिलेश को पार्टी से निकाल देने का चैलेंज तक दे दिया। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकालें। वैसे शिवपाल यादव क्या क्या कर सकते हैं, इसका एहसास अखिलेश यादव को भी हो चुका है। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखा, लेकिन शिवपाल यादव ने 24 के लिए हुंकार भरकर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएगी, कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें। क्योंकि शिवपाल यादव भले ही खुद न जीत पाए हों, लेकिन वो अखिलेश का खेल खराब करने का दम जरूर रखते हैं और इसका एहसास 19 की लड़ाई में वो करा चुके हैं, जहां सपा फिरोजाबाद और कन्नौज जैसी सीटों पर चुनाव हार गई थी। ऐसे में शिवपाल अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इससे न सिर्फ यादव वोट में सेंध लगेगी बल्कि इसका असर दूसरी सीटों पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव के अनुलोम विलोम की, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा गोलबंदी यूपी में हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट भी यहीं पर है। लेकिन जैसे तैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी होता जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर शुक्रवार को सीएम योगी की दावत में नजर आई, जहां अखिलेश यादव के शिव और ओम भी नजर आए। योगी की डिनर डिप्लोमेसी भारी, यूपी में द्रौपदी की मजबूत दावेदारी। अखिलेश के शिव और ओम ने बदला पाला, आदिवासी वोट का हवाला। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जंग 18 जुलाई को होनी है, लेकिन यूपी में जोर आजमाइश अभी से शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी है तो वहीं भाजपा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए गोलबंदी कर रही, जिसका असर शुक्रवार को हुई सीएम योगी की दावत में देखने को मिला, जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता तो आए, साथ में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव जैसे नेता भी पहुंच गए, जिससे द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी हो गया। उम्मीदवार का सिलेक्शन किया है, पूरे देश में इसकी स्वागत हो रहा है, चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी धर्मों ने, इवन देन दलीय सीमा को तोड़ करके उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से जब उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया तो देश के अंदर जो भाजपा के विरोधी राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आकर के खड़े होने का काम किया है। उनका सबका मैं स्वागत करता हूं। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब लखनऊ पहुंची तो उनके सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ ही कई अन्य दलों के नेता भी पहुंचे, यहां तक कि जो विपक्षी दलों से जुड़े लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 2024 को लेकर इस डिनर में तमाम नए सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने की एक तस्वीर भी नजर आई। अगर वोट वैल्यू की बात करें तो यूपी में करीब 1,61,524 वोट वैल्यू है, जिसमें से 1,31,664 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि उनके पक्ष में खड़े हुए राजनीतिक दलों की एक लंबी लिस्ट होती जा रही, जिसमें सबसे बड़ा नाम भाजपा का है, जिसके सबसे ज्यादा वोट है। वहीं भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी भी हैं, जो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही राजा भैया की जनसत्ता दल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और शिवपाल यादव खुलकर समर्थन में आ गए हैं, जबकि मायावती पहले ही द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर चुकी हैं। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद
और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय मुर्मू जी का। देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहाँ हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। मतलब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में एक बड़ा धड़ा खड़ा है। वहीं यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनके साथ यूपी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ही खड़े हैं, जिनके वोट को मिला दें तो 31,260 के करीब आते हैं। मतलब देश के सबसे बड़े सूबे में द्रौपदी मुर्मू को सबसे बड़ा एज मिलता नजर आ रहा है। तो क्या मान लिया जाए यूपी से बढ़त बनाकर द्रौपदी मुर्मू रायसीना की जंग पास कर लेंगी? क्योंकि जितने वोट यूपी में हैं, उतने किसी दूसरे राज्य में नहीं। यही वजह है कि जानकार भी यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी मान रहे। इसकी एक बड़ी वजह ममता बनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाराष्ट्र में हुआ सत्ता परिवर्तन भी है, जिसने द्रौपदी मुर्मू को रायसीना के करीब पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चलिए अब थोड़ा आंकड़ों को भी समझ लेते हैं और उत्तर प्रदेश, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा वोट है, तो यहां पर क्या स्थिति बन रही, तो आप देखिए। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ये पार्टियां और ये चेहरे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से 1,16,740 वोट मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है अनुप्रिया पटेल की, यानी कि अपना दल इसकी 3,896 वोट अपना दल के इसकी तरफ से मिल जाएंगे। निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद सपोर्ट करेंगे 1,248 वोट। मायावती हालांकि कल की बैठक में जरूर नहीं थी, उनकी पार्टी से कोई नहीं था, लेकिन समर्थन का ऐलान किया है और उनके कुल वोट होते हैं 7,908। सुभाषपा ओपी राजभर ने भी कल अपना रुख हालांकि डावाडोल उनका दिखा, उन्होंने 3 दिन की बात कही थी, लेकिन स्पष्ट है जिस तरीके से अखिलेश से नाराज है, कल डिनर में पहुंचे तो 1,248 वोट उनके हो जाते हैं। जनसत्ता दल 416 वोट राजा भैया का और शिवपाल यादव का तो मत स्पष्ट चल ही रहा है, 208 वोट उनके भी हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा एनडीए के जो वोट हैं द्रौपदी मुर्मू को जो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, वो होंगे 1,31,664। वहीं हम बात करें यशवंत सिन्हा जो कि विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, उनको उत्तर प्रदेश से क्या मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 28,480 वोट। रालोद जैन चौधरी 1,664 वोट और कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, हालांकि उनके पास बहुत जनाधार नहीं है, तो 1,116 वोट, यानी कि जो विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं उनको कुल 31,260 वोट ही उत्तर प्रदेश से मिल पाएंगे। अन्य राज्यों में स्थिति क्या बनेगी वो अलग देखने वाली बात है। और चलिए अब बात करते हैं साधना गुप्ता की, जिनके निधन से शोक की लहर है। आज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता ने अंतिम सांस ली। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और लंबे समय से इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता के निधन पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। वहीं अब साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार कल भैंसाकुंड श्मशान घाट पर किया जाएगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। साधना गुप्ता पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें फेफड़े में संक्रमण था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए आज दुख भरी घड़ी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज इलाज के दौरान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। दोपहर में उनका निधन हुआ। हालांकि ये जानकारी काफ़ी देर के बाद बाहर आ पाई। लंबे समय से साधना गुप्ता का इलाज चल रहा था, पहले लखनऊ के मेदांता अस्पताल में, उसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज हुआ, लेकिन आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका। पत्नी का हालचाल लेने के लिए शनिवार को ही मुलायम सिंह यादव अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही साधना गुप्ता के निधन की खबर आ गई, जिससे शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर साधना गुप्ता के निधन पर शोक जताया, तो अखिलेश ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और शोक जताया। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर साधना गुप्ता के निधन पर शोक जताया और मुलायम सिंह यादव से फोन पर बात की। वहीं शिवपाल यादव सबसे पहले मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे, उनके बाद अखिलेश यादव भी पहुंच गए। आपको बता दें, साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। प्रतीक यादव साधना गुप्ता के बेटे हैं, जिनकी पत्नी अपर्णा यादव है। एक वक्त था जब साधना गुप्ता सपा की राजनीति में काफी सक्रिय थी,
लेकिन शादी के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। पर जानकार बताते हैं कि वो पर्दे के पीछे से अपनी राय मुलायम सिंह यादव को देती रही। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब साधना गुप्ता की खूब चलती थी। यहाँ तक कि 2017 में जब सपा में अंदरूनी कलह हुई उस वक्त भी साधना गुप्ता का जिक्र जमकर हुआ। लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में गई, उनकी पकड़ दूर होती गई। यहाँ तक कि उनकी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पत्नी साधना गुप्ता की संपत्ति का भी खुलासा किया था। मुलायम ने अपने हलफनामे में बताया कि साधना के नाम से बैंक खाते में 28,80,000 रुपए जमा है और उनकी कमाई का जरिया मकान का किराया है। उनके नाम पर गोमती नगर में खेती के लिए जमीन और आवासीय इमारत है। 2019 में साधना के पास टोयोटा कार और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की सोने की ज्वेलरी थी। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार रविवार सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट में होगा, जहां अंतिम संस्कार को लेकर तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जमीन हिंदुस्तानी, पाठशाला पाकिस्तानी, क्योंकि कभी वहां सरकारी स्कूल चलता था, लेकिन अब वहां पर आतंक की पाठशाला चल रही है। ये कहानी कानपुर की ऐसी इमारत की है जिससे उसके पास के लोग भी अनजान थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी जमीन पर आतंक की पाठशाला। कानपुर में कैसे खुली आतंक की पाठशाला? स्कूल गिराकर किसने खोली आतंक की पाठशाला? नगर निगम के स्कूलों को किसने ढहाया? क्या कर रहे थे सरकारी अधिकारी? सरकारी स्कूल की जगह पर दावत इस्लामी का स्कूल इसी साल से चल रहा है। अवशेष सरकारी स्कूल के कभी यहां होने की गवाही देते हैं। सरकारी स्कूल पर पहले अवैध रूप से 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई और फिर उस पर कट्टरपंथियों का वो स्कूल चलने लगा जो आतंकी तैयार करता है, जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका मकसद भारत में नफरत की हिंसा फैलाने का है, लोगों को बांटने का है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।